नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर द एनिमी, जिसके लेखक पर्ल एस बक हैं, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है द एनिमी। एनिमी का मतलब होता है शत्रु। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चलिए, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस। देखिए, डॉक्टर सदाओ होकी ये आपकी कहानी का हीरो है, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ होकी, अब इसके बाद लगा है अपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का की के। तो डॉक्टर सदाओ होकी का हाउस का घर। तो डॉक्टर सदाओ होकी का घर वाज बिल्ट बना हुआ था ऑन अ स्पॉट, उस स्थान पर, स्पॉट मतलब स्थान, ठीक है, उस स्थान पर ऑफ जापानी कोस्ट, कोस्ट का मतलब बंदरगाह, जापानी बंदरगाह के ऑन अ स्पॉट, उस स्थान पर वेयर जहां एज अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में या फिर अपने बचपन के दिनों में वह हैड ऑफ्टन अक्सर प्लेट खेला करता था। क्लियर। तो डॉक्टर सदाओ होकी का घर या फिर डॉक्टर सदाओ होकी का मकान जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर बना हुआ था जहां अपने बचपन में वह अक्सर खेला करते थे। क्लियर हो गया यहां तक। द लो का मतलब होता है नीचा, ठीक है। तो नीचा, स्क्वायर चौकोर, स्टोन पत्थर का बना वो हाउस, वो घर। तो द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, वहां नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान वाज सिट अपॉन रॉक्स। सिट अपॉन रॉक्स का मतलब होता है सिट, बना हुआ था, अपॉन रॉक्स चट्टानों के ऊपर, यानी चट्टानों के ऊपर था, ठीक है। वेल अबव काफी ऊंचाई पर, अबव मतलब ऊंचाई, वेल अबव काफी ऊंचाई पर। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण या फिर सकरा। बीच का मतलब होता है समुद्र तट। तो द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान, अनैरो बीच, उस संकीर्ण समुद्र तट से वेल अबव काफी ऊंचाई पर, सिट अपॉन रॉक्स चट्टानों के ऊपर था। क्लियर। दैट वॉज आउटलाइंड मतलब किनारे पर, और इसके किनारे पर या फिर जिसके किनारे पर विथ बेंट झुके हुए पाइन्स, देवदार के वृक्ष लगे थे, जिसके किनारे पर झुके हुए देवदार के वृक्ष लगे थे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, मैं बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैं एक ही लाइन को ऐसे भी रिवीजन कराता चल रहा हूँ, एक एक पंक्ति को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर आप अटकते हैं तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप उसको पढ़ें, फिर आगे आए, ठीक है। मैं इस चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन पढ़ाऊँगा, उसका रिवीजन करा दूंगा, फिर आगे चलूँगा, ठीक है। तो द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान, अ नैरो बीच, उस संकीर्ण समुद्र तट से वेल अबव काफ़ी ऊंचाई पर, सेट अपॉन रॉक्स चट्टानों के ऊपर था, ठीक है। यानी पूरी की पूरी लाइन सीधा सीधा कि वहाँ नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान उस संकीर्ण समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर, सेट अपॉन रॉक्स चट्टानों के ऊपर था, और दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, जिसके किनारे पर देवदार के वृक्ष लगे थे, ठीक है। आगे चलेंगे। एज अ बॉय, जब वो छोटा लड़का था, तो सदाओ जब छोटा लड़का था ना, एज अ बॉय जब वह एक छोटा लड़का था, ऐसे भी पढ़ सकते हैं तब सदाओ हैड क्लाइंब करता था, इन पेड़ों पर चढ़ा करता था, द पाइन्स देवदार के इन पेड़ों पर चढ़ जाता था,
एज अ बॉय, जैसे आप भी बहुत छोटे थे तो बचपन में पेड़ों पर चढ़ते थे ना, तो वो चीज़ करें कि एज अ बॉय जब वो एक छोटा लड़का था तो सदाओं देवदार के इन पेड़ों पर क्लाइम्ड चढ़ जाता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट यानी बेयर फीट मतलब नंगे पैर, और सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट अपने नंगे पैरों के बल। ठीक है, तो अपने नंगे पैरों के बल जब वो एक छोटा लड़का था तब सदाओ सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट अपने नंगे पैरों के बल पाइन्स इन देवदार के वृक्षों पर क्लाइम्ड चढ़ जाया करता था। ठीक है, एज ही हैड सीन मेन टू डू, एज जैसा कि ही हैड सीन उसने देखा था मेन लोगों को डू करते हुए, जैसा कि उसने लोगों को करते हुए देखा था। इन द साउथ सी दक्षिणी समुद्र में, व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स जब वो नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे। क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स यानी नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे नारियल तोड़ने के लिए। ठीक है, क्लाइम्ड फॉर कोकोनट नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ा करते थे। ठीक है, तो पूरा कर लीजिए इसको ऐसे कि एज ही हैड सीन मेन, ऐसा या फिर जैसा कि उसने साउथ सी दक्षिणी समुद्र में मेन लोगों को क्लाइंट फॉर कोकोनट्स नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ते देखा था। चलिए रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो डॉक्टर सदाओ होकी's हाउस, डॉक्टर सदाओ होकी का मकान वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानी कोस्ट, जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर बना था जहां पर अपने बचपन के दिनों में वहां खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, वहां नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान। अ नैरो बीच, उस संकीर्ण समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर था। और सिट अपॉन रॉक्स, काफ़ी ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर था। दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, और इसके किनारे पर झुके हुए देवदार के वृक्ष लगे थे। एज अ बॉय, जब सदाओ एक छोटा लड़का था तो हैड क्लाइंब द पाइन्स, तो वह इन बेलों पर बेल नहीं, इन देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाया करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों के बल। ठीक है, तो एज अ बॉय जब वो एक छोटा लड़का था तो सदाओ अपने नंगे पैरों के बल इन पाइन्स, इन देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाया करता था। एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने देखा था। साउथ सीज, दक्षिणी समुद्र में, जैसा कि दक्षिणी समुद्र में उसने में लोगों को करते हुए देखा था। क्या करते हुए देखा था? व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे। तो इसको सीधा सीधा ऐसा कह लिया जाएगा कि एज ही हैड सीन मेन टू डू इन साउथ सी। इसका मतलब सीधा सीधा कि उसने दक्षिणी समुद्र में लोगों को नारियल के पेड़ों पर नारियल तोड़ने के लिए चढ़ते हुए देखा था। क्लियर? अब देखिए, नारियल के पेड़ पर कोई चढ़ेगा तो नारियल ही तोड़ेगा ना, ऐसे फालतू में तो कोई नहीं चढ़ेगा। अब इसको तोड़ मरोड़ कर पढ़ना हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तोड़ मरोड़ कर पढ़ना हो तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जैसा कि उसने नारियल के पेड़ पर लोगों को चढ़ते हुए देखा था, फॉर कोकोनट्स, नारियल तोड़ने के लिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने दक्षिणी समुद्र में लोगों को क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ते देखा था। हिज फादर, उसके पिता, हैड टेकन हिम ऑफ्टन, उसे अक्सर ले जाया करते थे, टू द आइलैंड, आइलैंड मतलब होता है द्वीप, ऑफ दोज, उन सीज, समुद्रों के, उन समुद्रों के आइलैंड्स, द्वीपों पर। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफ्टन, उसके पिता उसे अक्सर ले जाया करते थे। ठीक है, एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और वो कभी असफल नहीं हुए, यानी वो कभी भी कहना नहीं भूलते थे। फेल्ड टू से, वो कभी भी कहना नहीं भूलते थे। टू द लिटिल ब्रेव बॉय, उस छोटे से बहादुर लड़के से। एट हिज साइड, अपनी बगल में। तो और वह एट हिज साइड, अपनी बगल में खड़े उस छोटे से बहादुर लड़के से ये कहना कभी भी नहीं भूलते थे। क्या कहते थे? दोज आइलैंड्स, वे जो यॉन्डर, वो दोज आइलैंड्स यॉन्डर, वो जो सामने द्वीप है ना, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, वो सीढ़ियाँ हैं।
स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ हैं टू द फ्यूचर, भविष्य की, फॉर जापान, जापान के, वे जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेते एक बार कि जब सदाओ एक छोटे लड़के थे तो सदाओ इन देवदार के वृक्षों पर अपने नंगे पैरों के बल चढ़ जाया करते थे, जैसा कि उन्होंने दक्षिणी समुद्र में लोगों को नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ों पर चढ़ते हुए देखा था। His father had taken him often to the island of those seas. उसके पिता उन समुद्र के द्वीपों पर अक्सर उसको ले जाया करते थे और अपनी बगल में खड़े उस छोटे से बहादुर लड़के से ये कहना कभी भी नहीं भूलते थे। क्या कहते थे कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, वो जो सामने वाले द्वीप हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, वो सीढ़ियां हैं टू द फ्यूचर ऑफ जापान, जापान के भविष्य की। वे सामने वाले द्वीप जापान के भविष्य की सीढ़ियां हैं। वेयर शैल वी स्टेप, हम कहाँ जाएंगे, फ्रॉम देम, उनसे, यानी देम उन सीढ़ियों की मदद से, या फिर वहां से, वेयर शैल वी स्टेप, हम कहाँ जाएंगे, वहां से हम कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने सीरियसली, गंभीरता से, आस्क्ड, पूछा। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वहां से हम कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने गंभीरता से पूछा। हु नोज, किसे पता, या फिर कौन जाने। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने उत्तर दिया था। जब उसने ये पूछा था अपने बचपन में तो उसके पिता ने यही उत्तर दिया था कि हु नोज, किसे पता या फिर कौन जाने। हु कैन लिमिट, कौन लिमिट कर सकता है, कौन सीमाओं में बांध सकता है, आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को, हमारे भविष्य को। हु कैन लिमिट, कौन सीमाओं में बांध सकता है, अर्थात आप भविष्य में क्या कर सकते हैं ये कौन बता सकता है, कोई नहीं। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, ऑन वाट वी मेक इट, वाट जो वी मेक इट, यानी इट डिपेंड्स यहाँ इस बात पर निर्भर करता है, ऑन वाट वी मेक इट, मेक मतलब होता है बनाना, इट मतलब इसे, व्हाट क्या, कि हम इसे क्या बनाएंगे। इट डिपेंड्स यह इस बात पर निर्भर करता है, ऑन वाट वी मेक इट, कि हम इसे क्या बनाएंगे। सदाओ ने हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, इनटू हिज माइंड, जब आप किसी बात को अपने माइंड में रख लेते हैं यानी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सदाओ ने हैड टेकन दिस, इस बात को, इनटू हिज माइंड, अपने मन में याद रखा था, यानी सदाओ ने इस बात को याद रखा था, एज, ठीक वैसे ही, जैसे, ही डिड, उसने याद रखा था, एवरीथिंग, हर बात को, हिज फादर सैड, अपने पिता के द्वारा कही गई। तो अपने पिता की के द्वारा कही गई या फिर अपने पिता की हर बात को, सदाओ ने इस बात को ठीक वैसे ही याद रखा था जैसे उसने अपने पिता की हर बात को याद रखा था। ठीक है, सदाओ हैड टेकन दिस, सदाओ ने इस बात को टेक किया था, इनटू हिज माइंड, अपने मन में, यानी सदाओ ने इस बात को याद रखा था, एज, ठीक वैसे ही जैसे, ही डिड एवरीथिंग, उसने याद रखा था, हिज फादर सेड, अपने पिता की हर बात को। ठीक है, तो सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, यानी सदाओ ने इस बात को याद रखा था, एज, ठीक वैसे ही जैसे, ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, उसने अपने पिता की हर बात को याद रखा था। हिज फादर, उसका पिता, हु नेवर जोक्ड, जो कभी भी जोक नहीं करते थे, उसका पिता, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा सम्मान देते हैं उनको, हिज फादर, उनके पिता, हु नेवर जोक्ड, जो कभी जोक नहीं करते थे, उनके पिता एक ऐसे पिता थे, हु नेवर जोक्ड, जो कभी हंसी मजाक नहीं किया करते थे, और प्लेड, और प्ले नहीं करते थे, और कोई खेल नहीं खेला करते थे, विथ हिम, उनके साथ। आपके पिता भी आपसे कभी हंसी मजाक नहीं करते ना, तो उनसे तो डर लगता है हम लोगों को। हमारी तो हालत ऐसी हो जाती है, अगर थोड़ा सा चिल्ला दे तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, आज भी तो होता है, पापा से सबको डर लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो हिज फादर हु नेवर जोक्ड विथ हिम, उनके पिता ऐसे पिता थे जिन्होंने कभी भी उनके साथ हंसी मजाक नहीं किया था और ना ही कोई खेल खेला था। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, लेकिन उन्होंने स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, अनेक कष्ट उठाए थे या फिर काफ़ी कष्ट उठाए थे, अपॉन हिम देखिए
हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, उनके पिता ने काफ़ी कष्ट उठाए थे, हु वाज हिज ओनली सन, अपने इकलौते बेटे के लिए। लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए हु, उन्होंने स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, अनेकों कष्ट उठाए थे। अपॉन हिम यानी अपने ऊपर, पेन मतलब कष्ट सहे थे, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनेकों, स्पेंट, ठीक है। तो अनेकों कष्ट सहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। भले ही वो उसके साथ हंसी मजाक नहीं करते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अनेकों कष्ट सहे थे। इसका मतलब वो अपने बेटे से प्रेम करते थे, तभी तो उसके लिए कष्ट सह रहे थे, उसको पढ़ा रहे थे, उसके लिए मेहनत कर रहे थे, ठीक है। आपके पापा भी आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो कमाने जाते हैं, पैसे आपके पीछे लगाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पर। हमें तो फ़र्क पड़ता है इस बात से कि कौन सी वाली हमको देख रही है और कौन सी वाली नहीं देख रही है। थोड़ा सा बुद्धि बड़ी करिए, माता पिता के बारे में सोचिए, वो बहुत कष्ट उठा रहे हैं आपके लिए। आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप जल्द से जल्द योग्य बने, अपने जीवन में कुछ बेहतर करें और अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करें, ठीक है। हिज फादर, उसके पिता एक ऐसे पिता थे जिन्होंने अपने बेटे के साथ या फिर उसके साथ कभी भी हंसी मजाक नहीं किया था और ना ही कोई खेल खेला था, लेकिन उन्होंने हीज ओनली सन, अपने इकलौते बेटे के लिए स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम। इस पूरी लाइन का मतलब ही हो जाएगा अनेकों कष्ट सहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए काफ़ी कष्ट उठाए थे। सदाओ न्यू, सदाओ जानता था दैट हिज एजुकेशन, की उसकी शिक्षा, वाज हिज फादर्स, उसके पिता की चीफ कंसर्न, उसके पिता की चीफ सबसे बड़ी कंसर्न, चिंता थी। सदाओ न्यू, सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता थी। माता पिता इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और वो बड़े होकर अपने जीवन में कुछ कर जाएं, ठीक है। तो वो ये बात जानता था। पूरा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक, ताकि मैं भूल जाऊँ अगर, तो हम यहाँ पर अटके ना। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने इस बात को ठीक वैसे ही याद रखा था, एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसे उसने अपने पिता की हर बात को याद रखा था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, उसके पिता एक ऐसे पिता थे जिन्होंने कभी भी उसके साथ हंसी मजाक नहीं किया था और ना ही कोई खेल खेला था। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए काफ़ी कष्ट उठाए थे। सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता थी। फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, ही हैड बीन सेंट, उसे भेज दिया गया है 22 वर्ष की उम्र में, टू अमेरिका, अमेरिका। और इसी वजह से उसे 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया, टू लर्न, सीखने के लिए। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ताकि वो सब कुछ सीख सके, लर्न ऑल, ताकि वो सब कुछ सीख सके, दैट कुड बी लर्न, जितना सीखा जा सकता है, अर्थात ताकि वो सब कुछ सीख सके। ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के बारे में, एंड द मेडिसिन, और मेडिसिन्स के बारे में, और औषधि विज्ञान के बारे में, ठीक है। और इसी वजह से उसे 22 वर्ष की अवस्था में अमेरिका भेज दिया गया, टू लर्न ऑल, ताकि वो सब कुछ सीख सके, दैट कुड बी लर्न, जो सीखा जा सकता है, अर्थात ये पूरा का हो जाएगा टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न, ताकि वो सब कुछ सीख सके, ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के बारे में, एंड मेडिसिन, और औषधि विज्ञान के बारे में, ठीक है। और ये जोड़ सकते हैं लास्ट में आप, दैट कुड बी लर्न्ड, इसका मतलब जो कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जितना उसकी क्षमता है, जितना सीखा जा सकता है, वो सब कुछ सीख सके, इसके लिए उसको वहाँ पर भेजा गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊट पटांग हो जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, तो इसको आप ऐसे पढ़िए कि सदाओ न्यू दैट, ये हो गया था। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से उसे 22 वर्ष की अवस्था में अमेरिका भेज दिया गया, ताकि वो शल्य चिकित्सा के बारे में और औषधि विज्ञान के बारे में सब कुछ सीख सके, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम जोड़ लीजिए, लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न्ड, ताकि वह सब कुछ सीख सके, ठीक है। ही हैड कम बैक, वो वापस लौटा, ही हैड कम बैक,
वह वापस लौटा या फिर वह वापस लौट आया एट 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की अवस्था में या फिर 30 वर्ष की आयु में वह वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और बिफोर पहले हिज फादर डाइड, उसके पिता ने मरने से पहले ही हैड सीन देख लिया था सदाओ को बिकम फेमस, सदाओं को प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए। नॉट ओनली ए सर्जन, केवल एक सर्जन के रूप में नहीं, केवल एक शल्य चिकित्सक के रूप में नहीं, बट एज अ साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी। ठीक है, तो वो शल्य चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, सदाओ जो था वो शल्य चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुआ और साथ ही साथ वो एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ये हो गया ही हैड कम बैक एट 30, वह 30 वर्ष की आयु में वापस आया था। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और अपनी मृत्यु से पहले उसके पिता ने ही हैड सीन सदाओ को फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, ना केवल एक शल्य चिकित्सक के रूप में, बट एज अ साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी बिकम फेमस, प्रसिद्ध होता सीन देख लिया था। क्लियर हो गया। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग, वो परफेक्ट कर रहा था डिस्कवरी, यानी वो एक ऐसी खोज कर रहा था, क्योंकि वह एक ऐसी खोज कर रहा था विच, जिससे वुड रेंडर वाउंड्स, घावों को इंटायरली, पूरी तरह से क्लीन, साफ किया जा सकता था, जिससे घावों को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था, क्योंकि वह एक ऐसी खोज कर रहा था जिससे रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, घावों को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था। ठीक है, घाव वगैरह लग जाते हैं तो आप उस पर कोई मरहम पट्टी करते हैं ना, तो वो चीज़, ठीक है, तो वो भी कोई तरीका निकाल रहा था जिससे घाव पर जो मतलब नुकसानदायक कीटाणु वगैरह हो वो सब साफ हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, ही हैड नॉट बीन सेंड, उसे भेजा नहीं गया था अबोर्ड, विदेश, इसीलिए उसे विदेश नहीं भेजा गया था विद द ट्रूप्स, फौज के साथ, और इसी वजह से उसे फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। आप इसको ऐसे पढ़िए कि ही हैड नॉट बीन सेंड अबॉर्ड विद द ट्रूप्स, उसे फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया था, बिकॉज, क्योंकि वह एक ऐसी खोज करने में लगा था विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जिससे घावों को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था। क्लियर, ये पूरा हो गया। आल्सो ही न्यू, और हाँ आल्सो ही न्यू, और वो ये भी जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि कोई खतरा हो सकता है, सम मतलब कुछ, स्लाइट डेंजर खतरा हो सकता है, और वो ये भी जानता था कि इस बात का खतरा था दैट कि द ओल्ड जर्नल, कि बूढ़े सेनाध्यक्ष माइट नीड एन ऑपरेशन, की बूढ़े सेनाध्यक्ष को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर बूढ़े सेनाध्यक्ष का ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है फॉर अ कंडीशन, उस बीमारी के लिए, फॉर विच, जिसके लिए ही वाज नाउ, उसका अब तक बीइंग ट्रीटेड, इलाज किया जा रहा है, मेडिकली, दवाइयों से, जिसके लिए उसका इलाज फिलहाल दवाइयों से किया जा रहा है, सॉरी किया जा रहा था, ट्रीटेड है तो किया जा रहा था। ठीक है, आल्सो ही न्यू, और वो ये भी जानता था कि देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, और वो ये भी जानता था कि इस बात का खतरा था दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बूढ़े सेनाध्यक्ष का ऑपरेशन करना पड़ सकता है फॉर अ कंडीशन, उस बीमारी के लिए जिसके लिए अब तक उसका इलाज दवाइयों से किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी पॉसिबिलिटी की वजह से और इसी संभावना की वजह से सदाओ वाज बीइंग केप्ट, सदाओ को रखा गया था इन जापान में, और इसी संभावना की वजह से सदाओ को जापान में रखा गया था। ठीक है, थोड़ा सा बहुत तेजी से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसमें भटके। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, सदाओ ने इस बात को ठीक उसी प्रकार याद रखा था जैसे उसने अपने पिता की हर बात को याद रखा था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन,
उसके पिता एक ऐसे पिता थे जिन्होंने उसके साथ कभी भी हंसी मजाक नहीं किया था और ना ही कोई खेल खेला था। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज ओनली सन, ही वाज हिज ओनली सन, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए उन्होंने काफ़ी कष्ट उठाए थे। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाव जानता था कि उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी शिक्षा। अच्छा चलिए इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाव जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता थी। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंड एट 20 टू अमेरिका, और इसी वजह से उसे 22 वर्ष की अवस्था में अमेरिका भेज दिया गया। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ताकि वह शल्य चिकित्सा और दवाइयों के बारे में लर्न ऑल सब कुछ सीख सके, ताकि वह शल्य चिकित्सा कहिए, ताकि वह शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बारे में सब कुछ सीख सके। ही हैड कम बैक एट 30 वर्ष की आयु में वो वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले सदाओ को न केवल एक शल्य चिकित्सक के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध होते हुए देख लिया था। ठीक है, आगे वो ही हैड परफेक्टिंग डिस्कवरी रेंडर वाउंड्स के लिए हाथ पर था। ही हैड नॉट बीन सेंट अबॉर्ड विद द ट्रूप्स, उसे यानी सदाओ को फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि वह एक ऐसी खोज करने में लगा था विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जिससे घावों को पूरी तरह साफ किया जा सके। ऑल्सो ही न्यू, और वो ये बात भी जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, और वो ये भी जानता था कि इस बात का खतरा था कि दैट द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, कि द एंड ऑल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, और वो ये भी जानता था कि इस बात का खतरा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि ओल्ड जर्नल की बूढ़े सेना अध्यक्ष का माइट नीड एन ऑपरेशन, बूढ़े सेना अध्यक्ष का ऑपरेशन करना पड़ जाए। और वो ये बात भी जानता था कि ऐसा आल्सो ही न्यू, देखिए मैं ही भटक रहा हूँ, बहुत बड़ा है ना, इस वजह से। आल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, और वो ये भी जानता था कि इस बात का खतरा था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दैट मतलब कि ओल्ड जनरल, बूढ़े सेना अध्यक्ष का माइट नीड एन ऑपरेशन, बूढ़े सेना अध्यक्ष का ऑपरेशन करना पड़े फॉर अ कंडीशन, उस बीमारी के लिए, फॉर विच जिसके लिए ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसके लिए उसका इलाज अब तक दवाइयों से किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना की वजह से सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में रखा गया था। ठीक है, चलिए। क्लाउड्स वर राइजिंग, क्लाउड्स जो थे, बादल जो थे, वो राइजिंग ऊपर उठ रहे थे फ्रॉम द ओशियन नाव, ओशियन नाव यानी समुद्र से, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ओशियन, समुद्र के क्लाउड्स, बादल वर राइजिंग, ऊपर उठकर आ रहे थे, समुद्र के बादल ऊपर उठकर आ रहे थे। कहने का मतलब है कि अब धुंध छा रही थी चारों ओर। ठीक है, आगे लिखा भी है उसने, ये चीज़ें देखिए आगे क्या लिखा है कि द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब होता है अपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनापेक्षित, जिसकी अपेक्षा न की जा रही हो। ठीक है, तो द अनएक्सपेक्टेड, अनापेक्षित वार्मथ, गर्मी ने, ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की, ठीक है, हैड एट नाइट, रात्रि में, ड्रॉन खींच लिया था, हैवी फॉग, भारी कोहरा, फॉग मतलब होता है कोहरा या फिर धुंध, तो भारी कोहरा खींच लिया था, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, शीत लहरों से, कोल्ड मतलब शीत या फिर ठंडी, वेव्स मतलब लहरों से। तो क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, यानी समुद्र के बादल उठकर ऊपर आ रहे थे। और फ्रॉम ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, ऑफ का मतलब होता है काकी के, तो ये हो जाएगा ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, अनापेक्षित गर्मी ने, हैड नाइट, रात्रि में या फिर रात में, कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से या फिर शीत लहरों से, हैवी फॉग, भारी धुंध, ड्रॉन खींच ली थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी जब गर्मी पड़ती है ना और रात को ठंडी पड़ती है तो कोहरा बहुत पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा होगा अपने आसपास भी। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों की अनापेक्षित गर्मी ने रात्रि में
ठंडी लहरों से भारी कोहरा या फिर भारी धुंध ड्रॉन खींच ली थी। ठीक है, तो खींच मेरी फोटो। चलिए, सदाओ वॉच्ड देख रहा था, सदाओ देख रहा था मिस्ट की कोहरा हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड। देखिए, नियर द शोर, नियर द शोर ध्यान से समझिए, एक एक लाइन को ध्यान से समझिए। ठीक है, नियर द शोर, शोर के नियर, तट, शोर का मतलब होता है तट, और तट के नियर यानी तट के पास वाले आइलैंड, लिटिल आइलैंड यानी आइलैंड का मतलब होता है टापू, तट के पास वाले टापू की आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है सीमा रेखा, सीमा रेखाओं को हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, छिपाते हुए। तो ये हो जाएगा कि सदाओ वास्ट, सदाओ देख रहा था मिस्ट की कोहरा नियर द शोर, तट के निकट वाले लिटिल आइलैंड टापू की आउटलाइन, सीमा रेखाओं को हाइड, छिपाकर, एंड देन कम क्रीपिंग अप, क्रीपिंग अप मतलब रेंगता हुआ, क्रीपिंग अप द बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र तट, हम बीच को बीच ही कह सकते हैं। ठीक है, बीच के ऊपर क्रीपिंग अप, बीच के ऊपर रेंगता हुआ, कम आ गया था बिलो द हाउस, घर के नीचे। पूरा जोड़ लिया तो पूरा क्लियर हो गया। सीधा सीधा हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि सदाओ वास्ट, सदाओ देख रहा था मिस्ट की कोहरा नियर द शोर, तट के निकट वाले आइलैंड टापू की आउटलाइन, सीमा रेखाओं को हाइड, छिपाकर, बीच, बीच के ऊपर क्रीपिंग, बीच के ऊपर रेंगता हुआ बिलो द हाउस, घर के नीचे आ गया था। व्रेथिंग अराउंड, और वो लिपट गया था, रेटिंग अराउंड लिपट गया था द पाइन्स, देवदार के वृक्षों से, और देवदार के वृक्षों से लिपट गया था। ठीक है, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड, फॉग कोहरा वुड बी रैप्ड ढक लेगा, अबाउट द हाउस, घर को, टू घर को भी, कुछ ही मिनटों में कोहरा घर को भी रैप्ड ढक लेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में घर पर भी कोहरा छा जाएगा। ठीक, देन ही वुड, देन तब ही वह वुड गो चला जाएगा इनटू द रूम, कमरे में, और तब वह कमरे के अंदर चला जाएगा, वेयर हना, जहाँ पर हना हीज वाइफ, उसकी पत्नी, जहाँ पर उसकी पत्नी हना वुड बी वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही होगी, फॉर हिम, उसकी, जहाँ पर उसकी पत्नी हना उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ, यानी उसकी पत्नी थी और उसके दो बच्चे भी थे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, समुद्र के बादल ऊपर उठकर आ रहे थे। ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, अनापेक्षित गर्मी ने रात्रि में ठंडी लहरों से हैवी फ्रॉग, भारी धुंध खींच ली थी या फिर भारी कोहरा खींच लिया था। सदाओ वास्ट, सदाओ देख रहा था मिस्ट की कोहरा नियर द शोर, तट के निकट वाले आइलैंड टापू की आउटलाइन, सीमा रेखाओं को हाइड, छिपाता हुआ, एंड देन कम क्रीपिंग टू द बीच, और बीच पर, बीच के ऊपर रेंगता हुआ, बिलो द हाउस, घर के नीचे आ गया था। बीच के ऊपर रेंगता हुआ, बीच के बीच मतलब समुद्र तट, तो समुद्र तट के ऊपर रेंगता हुआ घर के नीचे आ गया था। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कुछ ही मिनटों में कोहरा घर को भी ढक लेगा या फिर कुछ ही मिनटों में कोहरा घर पर भी छा जाएगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर वहाँ कमरे के अंदर चला जाएगा, वेयर हना हिज वाइफ, जहाँ पर उसकी पत्नी हना अपने दो बच्चों के साथ, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। बट लेकिन एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, जब वो सोच रहा था कि कोहरा छा जाएगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा, तो उसी क्षण, ठीक है, बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी क्षण, द डोर, दरवाजा ओपन, खुला, दरवाजा खुला, एंड सी लुक्ड, और उसने, सी मतलब उसने, लुक्ड बाहर देखा, लुक्ड आउट बाहर देखा, और उसने बाहर देखा, किसने बाहर देखा? हना ने। ठीक है, अ डार्क ब्लू वुलन हावरी, उसने एक डार्क ब्लू वुलन हावरी ओवर हर कीमोनो, देखिए ध्यान से समझिए भाई इसको, अ डार्क ब्लू वुलन, उसने एक डार्क, एक गहरी, ब्लू नीले रंग की, वुलन ऊन की हावरी, चलिए ऊन की हावरी होती ही है तो हावरी को हावरी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसने गहरे नीले रंग की
हावरी पहन रखी थी ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर। ये उन लोगों के ड्रेस है, किमोनो उनका ड्रेस है, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ पैंट शर्ट होता है, उनके यहाँ किमोनो होता है, ठीक है, धोती कुर्ता किमोनो, ठीक है। जापानी लोगों के ड्रेसेस देखे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप किमोनो लिखकर गूगल पर सर्च कर लीजिए, इसकी इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो वुलन कौरी देखिए, ओवर हर किमोनो, उसने अपने किमोनो के ऊपर डार्क ब्लू, गहरे नीले रंग की वुलन हावरी पहनी रखी थी, ठीक है। अब नीचे इसके दिया है हावरी, अ लूज आउटर गारमेंट, एक ढीला ढाला कपड़ा होता है, वॉर्न ओवर द किमोनो, जो किमोनो के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। चलिए, ढीला ढाला कपड़ा वो लोग पहनते हैं। आप लोग उनके ड्रेसेस देखिए ना जापानी लोगों के, तो आपको समझ में आएगा। उनकी जो महिलाएं होती हैं उनके ड्रेसेस बहुत ढीले ढाले होते हैं, देखिएगा इमेज वगैरह में तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बट एट दिस मोमेंट, इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, लेकिन इसी क्षण दरवाज़ा खुला, द डोर ओपन, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन इसी क्षण दरवाज़ा खुला और ओवर हर किमोनो, और अपने किमोनो के ऊपर डार्क ब्लू, गहरे नीले रंग की हावरी पहने हुए सी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा। किसने बाहर देखा? हना ने, ठीक है। शी केम टू हिम, वो उसके पास आई, अफिक्शनेटली यानी प्रेम से या फिर प्रेम पूर्वक वो उसके पास आई, एंड पुट हर आर्म, और अपनी बाहें डाल दी, थ्रू हीज, उसकी बाहों में, और अपनी बाहें उसकी बाहों में डाल दी, एज ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था, और जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर उसकी थ्रू हीज, उसकी बाहों में, हर आर्म, अपनी बाहें उसने डाल दी, ठीक है। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह प्रेम पूर्वक उसके पास आई, और जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर उसकी बाहों में उसने अपनी बाहें डाल दी। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सैड नथिंग, और कुछ भी ना बोली। ही हैड मेट, वो मिला था हना से, वो हना से मिला था। कौन हना से मिला था? सदाओ। इन अमेरिका में, तो वो अमेरिका में हना से मिला था। बट ही हैड वेटेड, लेकिन उसने इंतजार किया, टू फॉल इन लव, प्रेम करने के लिए, विथ हर, उससे, लेकिन उससे प्रेम करने के लिए उसने इंतजार किया, अंटिल, उस समय तक या फिर तब तक जब तक कि ही वाज श्योर, वो श्योर नहीं हो गया, उसे ये निश्चय नहीं हो गया, शी वाज जापानीज, कि वो जापानी थी, ठीक है। ही हैड मेट हना इन अमेरिका, वो अमेरिका में हना से मिला था, लेकिन उससे प्रेम करने के लिए, फॉल इन लव विथ हर, उससे प्रेम करने के लिए उसने तब तक प्रतीक्षा की या फिर तब तक इंतजार किया जब तक कि ये सुनिश्चित नहीं हो गया, शी वाज जापानीज, कि वो जापानी थी। हिज फादर, उसके पिता, वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, कभी भी उसे स्वीकार ना करते, रिसीव्ड हर, उसे स्वीकार ना करते, वुड नेवर, कभी भी नहीं, उसके पिता उसे कभी भी स्वीकार ना करते, यानी अपनी बहू के रूप में वो उसको कभी भी स्वीकार ना करते। क्यों? अनलेस, जब तक कि शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, प्योर इन हर रेस, वो जापानी ना होती। प्योर इन रेस का मतलब उसकी जाति शुद्ध ना होती, अर्थात वो जापानी ना होती, अर्थात अगर वो जापानी ना होती, तो आप सीधा सीधा ऐसे ही कहेंगे, शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, अगर वो जापानी ना होती तो हिज फादर, तो उसके पिता, वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, तो उसके पिता उसको कभी भी स्वीकार ना करते अपनी बहू के रूप में, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर लव मैरिज घर वाले तोड़वा देते हैं ना, वो चीज़ वो डर रहा था पहले से, तो भाई अपने अपने कास्ट में प्रेम करो ताकि लव मैरिज में प्रॉब्लम ना हो। वो पहले से प्रेम खेल रहा था अपना, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना बुद्धिमान आदमी है। यहाँ पर लोग अलग कास्ट में प्रेम कर लेते हैं, फिर विवाह नहीं होता, फिर दुनिया भर के लफड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, ये बुद्धिमान था, ये अपना देख रहा था कि भैया जापानी है तो प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहाँ पर थे? हिज फादर, हाँ ठीक, हर रेस। ही वॉन्डर्ड ऑफ्टन whom he would have married if he had not met हना। ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्य से सोचता है, वो अक्सर, मतलब ऑफ्टन, वो अक्सर, वॉन्डर्ड, वो अक्सर सोचता है। क्या सोचता है? whom, कि किससे he would have married, उसने विवाह किया होता, कि उसने विवाह किससे किया होता या फिर उसकी शादी किससे हुई होती, इफ़ ही, यदि वह हैड नॉट मेट हना, यदि वह हना से ना मिला होता। वो अक्सर ये बात सोचता है कि अगर ही हैड नॉट मेट हना, अगर वो हना से ना मिला होता, तो whom he would have married, तो उसकी शादी
किससे होती या फिर वो किससे शादी करता, ठीक है। एंड बाई वॉट लक, और बाई वॉट लक, और क्या सौभाग्य था, ही हैड फाउंड हर, कि वो उसे मिल गई, क्या सौभाग्य था कि वहां उसे मिल गई, इन द मोस्ट कैजुअल वे, सबसे कैजुअल वे से, सबसे साधारण ढंग से। और कैसा सौभाग्य था कि ही हैड फाउंड हर, कि वहां उसे मिल गई, इन द मोस्ट कैजुअल वे, सबसे साधारण ढंग से। बाई चांस लिटरली, बाई चांस यानी संयोग से कह सकते हैं, बाई चांस लिटरली वास्तव में संयोग से, वास्तव में संयोग से। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर, एक अमेरिकी प्रोफेसर के हाउस, घर पर, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर, ठीक है। तो बाई चांस लिटरली संयोग से, एन अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर वो हना से मिल गया था, ठीक है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, हैड बीन काइंड, दयालु थे, काइंड पीपल, दयालु लोग थे। एनेक्शियस, और वो उत्सुक थे, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर देयर, उनके फ्यू, कुछ फॉरेन, विदेशी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, और अपने कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, एनेक्शियस, वो लोग उत्सुक थे, ठीक है। विदेशी इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन थे और ये लोग जापानी थे, ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए ये विदेशी हुए। अब कोई अमेरिका का व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा तो वो हमारे लिए विदेशी होगा ना, किसी दूसरे देश का व्यक्ति है वो, ठीक है। दो देखिए, एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी दो, जो कि हालांकि बोर्ड, जो हालांकि उबाऊ होते थे, विद्यार्थी तो सभी कक्षाओं में उबाऊ होते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बहुत उबाऊ होते हैं, ठीक है, तो वो होता है दो बोर्ड, और यद्यपि जो विद्यार्थी थे वो हालांकि उबाऊ होते थे, हैड एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर लेते थे, दिस काइंडनेस, इस दयालुता को, वो इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। रिवीजन कर लेंगे फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि अब अगले पेज पे चले जाएंगे। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट, लेकिन इसी क्षण दरवाजा खुला, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी क्षण, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड, और ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर गहरे नीले रंग की हावरी पहने हुए, सी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, ठीक है, ये गड़बड़ा गया था। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी क्षण, द डोर ओपन, लेकिन इसी क्षण दरवाजा खुला, और अपने किमोनो के ऊपर गहरे नीले रंग की हावरी पहने हुए, सी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो बड़े प्रेम पूर्वक उसके पास आई। एज ही स्टूड, और जैसे कि वो खड़ा था, यानी जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर, पुट हर आर्म थ्रू हीज, अपनी बाहों को उसकी बाहों में डाल दिया। स्माइल, मुस्कुराई, एंड सैड नथिंग, और कुछ भी ना बोली। ही हैड मेट हना इन अमेरिका, वो हना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, लेकिन उससे प्रेम करने के लिए उसने तब तक इंतजार किया, अनटिल ही वाज श्योर शी वाज जैपनीज, जब तक कि वो सुनिश्चित नहीं कर, या फिर जब तक कि ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि वो जापानी थी। लेकिन उससे प्रेम करने के लिए उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि वो जापानी थी। His father would never have received her unless she had been pure in her race. उसके पिता उसे कभी भी स्वीकार ना करते। His father would never have received her. उसके पिता यानी सदाओं के पिता उसे यानी हना को कभी भी स्वीकार ना करते। Unless she had pure in her race, यदि वहाँ जापानी ना होती। He wondered often, वो अक्सर सोचता है whom he would have married, कि उसका विवाह किससे हुआ होता। वो अक्सर सोचता है कि वो उसका विवाह किससे हुआ होता, या फिर उसकी शादी किससे हुई होती, या फिर वो किससे शादी करता। इफ़ ही हैड नॉट मेट हर, हाँ यदि वह हना से ना मिलता। तो वह अक्सर सोचता है कि अगर वह हना से ना मिला होता तो वो किससे विवाह करता। एंड बाई वाट लक, और बाई वाट लक, और क्या सौभाग्य था, ही हैड फाउंड हर, कि वो हना से मिल गया, इन द मोस्ट कैजुअल वे, सबसे साधारण ढंग से। और क्या सौभाग्य था कि वह हना से बहुत ही साधारण ढंग से मिल गया। बाई चांस लिटरली, बाई चांस संयोग से, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर, ठीक है। एंड बाय, और क्या सौभाग्य था कि वह सबसे साधारण ढंग से फाउंड हर, हना से मिला, बाई चांस संयोग से, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर मिल गया था।
ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको कि एंड बाय व्हाट लक, और क्या सौभाग्य था, इन द मोस्ट कैजुअल वे, कि बड़े ही साधारण ढंग से, बाई लिटरली संयोग से, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर, ही हैड फाउंड हर, वो हना से मिल गया था या फिर हना से उसकी मुलाकात हो गई थी। कई तरीके होते हैं पढ़ने के, जिसको जैसा याद हो जाए। मैंने एक एक लाइन पढ़ा दिया, अपने तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी दयालु लोग थे। एनेक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फॉरेन स्टूडेंट्स, और अपने विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए वो उत्सुक थे। ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी दो बोर्ड, और यद्यपि जो विद्यार्थी होते हैं वो थोड़े से उबाऊ होते हैं। चलिए इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी दो बोर्ड, हालांकि उबाऊ होते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। सदाओ हैड ऑफ्टन टोल्ड हना, सदाओ ऑफ्टन अक्सर, टोल्ड बताता है हना को, सदाओ अक्सर हना को बताता था, हाउ नियरली कि कैसे, ही हैड नॉट गोन, वो नहीं जाना चाहता था, टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस, प्रोफेसर उनका नाम क्या था, हार्ली, तो प्रोफेसर हार्ली, पोस्ट ऑफिस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो प्रोफेसर हार्ली के हाउस, घर, दैट नाइट, उस रात। सदाओ अक्सर हना को बताता है कि कैसे वह उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर, नियरली ही हैड नॉट गोन, नहीं जाना चाहता था, यानी उस दिन उसका मन नहीं था प्रोफेसर हार्ली के घर जाने का। सदाओ अक्सर हना को बताता है कि कैसे वह उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाना चाहता था। द रूम्स, कमरे, वर्षो इस्माल, कमरे बहुत छोटे थे, यानी उनके घर पर कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और खाना बहुत खराब था, उनके यहाँ का खाना भी उसको पसंद नहीं आता था। द प्रोफेसर्स वाइफ, और प्रोफेसर की पत्नी शो वॉल्यूबल, बहुत बातूनी थी, और प्रोफेसर की पत्नी बहुत बातूनी थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गया, लेकिन वो उनके घर गया। एंड देयर, और वहाँ पर ही हैड फाउंड हना, उसकी मुलाकात हना से हो गई। अ न्यू स्टूडेंट, जो कि एक नई विद्यार्थी थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, एंड हैड फेल्ट, और उसने सोचा, ही वुड लव हर, कि वह उससे प्रेम करेगा, इफ इट वर ऑल एट पॉसिबल, यदि संभव हुआ तो। एंड ही हैड ही फेल्ट, ही, और एंड हैड फेल्ट, और उसने सोचा, ही, देखिए इसको ऐसे पढ़ लीजिए, एंड हैड फेल्ट, और उसने सोचा, इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि संभव हुआ तो, ही वुड लव हर, वो उससे प्रेम करेगा। और उसने सोचा कि अगर संभव हुआ तो वह उससे प्रेम करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये जापानी हुई तो मैं इससे प्रेम करूँगा, और प्रेम करके इससे विवाह कर लूँगा। तो प्रेम हो तो विवाह तक जाना चाहिए, ये ज़रूरी है, बल्कि इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें करने से अच्छा है कि अपने कैरियर पर फोकस किया जाए, खुद को काबिल बनाया जाए। और जब तक काबिल नहीं होगे कोई प्रेम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बढ़िया है भाई, अपने कैरियर पर फोकस करो, खुद को काबिल बनाओ, फिर उसके बाद प्रेम गली जाओ। अभी पढ़ने पर, अपने कैरियर पर फोकस करो, अपने माता पिता को अच्छा जीवन देने पर फोकस करो, खुद को काबिल बनाओ और पूरी दुनिया को अपने पीछे घुमाओ, तब मज़ा आता है। ठीक, तो वो कितना, देखिए यहाँ पर बड़ी सीख है एक तरह से देखा जाए तो। वो अपने कैरियर को नहीं छोड़ रहा, वो अपने कैरियर में लगा है, साथ ही साथ वो अपने कैरियर के साथ साथ अपने प्रेम जीवन को भी लेकर चल रहा है। लेकिन आजकल ये अगर कैरियर पर ध्यान ही नहीं है, उल्टी सीधी हरकतों में लगे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत समय निकालकर दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कैरियर से इम्पोर्टेंट कभी भी कुछ नहीं है। कैरियर के से ज़्यादा जिस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दोगे वो छोड़ के चला जाएगा, इसलिए हमेशा कैरियर को इम्पोर्टेंस दो। ठीक, चलिए। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, नाउ अब ही, उसने, फेल्ट महसूस किया, हर हैंड उसका हाथ, लेकिन क्या कहते हैं कि अब उसने उसका हाथ महसूस किया, ऑन हिज आर्म, अपनी बाजू पर। ठीक है, एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लीजर इट गेव हिम,
और इसके कारण उत्पन्न हुए प्लेजर से, इसके कारण उत्पन्न होने वाले आनंद से वाज अवेयर, वो अवेयर था, यानी इसके कारण उत्पन्न होने वाले आनंद का उसने अनुभव किया। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हीज आर्म, अब उसने अपने बाजू पर हना के हाथों को अनुभव किया। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर गेव हिम, और इट, इसके वजह से, प्लेजर, इसकी वजह से उत्पन्न होने वाले आनंद का वाज अवेयर, उसने अनुभव किया। इवन दो, हालांकि दे हैड बीन मैरिड, उनका विवाह हो चुका था। ईयर्स, यानी उनका विवाह हुए सालों बीत गए थे। इनफ टू हैव 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। ठीक है, हालांकि दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, उनका विवाह हुए सालों बीत गए थे। इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड, फॉर, अब वो आगे बताते हैं कि फॉर, क्योंकि दे, उन्होंने, हैड नॉट मैरिड, विवाह नहीं कर लिया, उन्होंने विवाह नहीं कर लिया, हेडलेसली, ऐसे ही, या फिर जल्दबाजी में, या फिर शीघ्रता से इन अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में ही उन्होंने बिना सोचे समझे शादी नहीं कर ली। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा किया। ठीक है, वो जो काम करने गए थे वहाँ पे उन्होंने अपना काम पूरा किया। एट स्कूल, स्कूल में उन्होंने अपना स्कूल का काम पूरा किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और वापस जापान अपने घर आ गए। एंड वेन, और जब हीज फादर, उसके पिता ने, यानी सदाओ के पिता ने, हैड सीन हर, हना को देखा। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, तो विवाह की तैयारियां कर दी गई, या फिर विवाह, शादी पक्की कर दी गई, ऐसे कह दीजिए कि मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, तो शादी पक्की कर दी गई। इन द ओल्ड जैपनीज वे, पुराने जापानी ढंग से, तो पुराने जापानी ढंग से शादी पक्की कर दी गई। आल्दो सदाओ एंड हना, यद्यपि सदाओ और हना ने हैड टॉक्ड, बात कर ली थी, एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। यद्यपि सदाओ और हना ने हर चीज़ के बारे में बात कर ली थी, ओवर बिफोर हेड, पहले ही, यानी कौन सा काम करना है, किससे बात करनी है, पापा को मिलवाना है, फिर शादी कैसे करनी है, सारी चीज़ें उन्होंने पहले डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आल्दो सदाओ एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, यद्यपि सदाओ और हना ने पहले ही हर चीज़ के बारे में बात कर ली थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो पूरी तरह से खुश थे। सी लेड हर चीक, उसने अपने गालों को रखा। अगेंस्ट हीज आर्म, उसकी बाह पर, उसने अपना गाल उसकी बाह पर रख दिया, यानी हना ने अपना गाल सदाओ की बाह पर रख दिया। रिवीजन कर लेते हैं। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ओवर ही ऑन हीज आर्म, अब उसके सदाओ ने, सदाओ मत कहिए, चलिए ठीक है, ही लगा है सदाओ के लिए, हर लगा है हना के लिए। ठीक है, तो नाउ ही, अब उसने, ही ऑन हीज आर्म, अपनी बाह पर, हर हैंड, उसके हाथ को अनुभव किया। तो अब उसने अपनी बाह पर उसके हाथ को अनुभव किया। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर गिव हिम, और इसकी वजह से उत्पन्न होने वाले आनंद का अनुभव किया। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, यद्यपि उनकी शादी को सालों बीत चुके थे। इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेटलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे विवाह नहीं कर लिया था, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने बिना सोचे समझे विवाह नहीं कर लिया था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने स्कूल में अपना काम पूरा किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और वापस जापान अपने घर आ गए थे। एंड वेन हीज फादर, और जब सदाओ के पिता ने हैड सीन हर, हना को देखा। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे, तो पुराने जापानी तरीके से मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, शादी पक्की कर दी गई। आल्दो, यद्यपि, या फिर हालांकि, सदाओ एंड हना टॉक्ड एवरीथिंग, सदाओ और हना ने हर चीज़ के बारे में बात कर ली थी, ओवर बिफोर हैंड, पहले ही। यद्यपि सदाओ और हना ने पहले ही हर चीज़ के बारे में बात कर ली थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो पूरी तरह से खुश थे। सी लेड हर चीक अगेन हीज आर्म, उसने अपना गाल उसकी बाह पर रख दिया। तो आज के इस वीडियो में, लेक्चर में यहीं तक। इसके आगे मैं आज रात को पढ़ाऊंगा, तो इसका वीडियो लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। 3 वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट होकर 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तो मुझे थोड़ा सा आलस आ जाता है, क्योंकि इतना काम रहता है आजकल। स्टाफ के साथ पूरी मीटिंग, सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके साथ मीटिंग, उनको काम समझाना,
पूरा काम इस समय मेरे सर पे है और मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं शाम तक एकदम थक जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट, ये 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दे दूंगा। और हाँ, आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलने वाली हैं। एसएससी के भी टीचर आ गए हैं, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस। और हाँ, नीट और जेई के लिए भी टीचर हैं, तो उनकी भी क्लासेस हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं एक एक करके आपके सामने लाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे किसी नए वीडियो लेक्चर में फिर से मिलता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।